पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टी20 मैच कल सुबह 5 बजे शुरू होगा और सेम वेन्यू होगा, सेम पिच हो सकती है। और यहाँ पर जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला है कि दूसरे टी20 मैच में क्या मोहम्मद हारिस को एक बार फिर टॉप 3 पोजीशन पर लाया जाएगा, जो कि ज़रूरी है क्योंकि मोहम्मद हारिस को गुज़श्ता मैच में 8वें नंबर पर खिलाया गया। ये उनके पूरे कैरियर में पहला मौका था कि किसी टी20 इंटरनेशनल मैच में वो टॉप 4 पोजीशन से नीचे है। लेकिन अब मसला ये है कि अगर उन्हें 8वें नंबर पर खिलाना है क्या मोहम्मद हारिस 8वें नंबर का प्लेयर है? अगर वो ऊपर आते हैं तो किसकी जगह ख़तरे में पड़ेगी? फ़खर ज़मान की टॉप 3 पोजीशन पर कारकर्दगी की बात करेंगे जिनकी पोजीशन ख़तरे में है। और उसके अलावा अगर फ़खर ज़मान भी ऊपर खेलते हैं, मोहम्मद हारिस भी ऊपर खेलते हैं, तो सलमान अली आगा को बहुत नीचे जाना पड़ेगा। तो क्या सलमान अली आगा नीचे खेलने वाला बैटर है? इसके अलावा हसन अली की वापसी हो रही है, लेकिन किसकी जगह पर हो सकती है? ये सवालात हैं जिसका हम जायज़ा लेते हैं और मुमकिन प्लेइंग 11 और नए टॉप आर्डर के साथ जो पाकिस्तान का बैटिंग आर्डर बनेगा वो क्या होगा, इसकी तफसील इस रिपोर्ट का हिस्सा बना रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि 2020 के बाद हम तो ओपनिंग के हवाले से कमोबेश बेफिक्र थे कि फ़खर ज़मान के हटने के बाद जो मुसलसल नाकाम हो रहे थे, बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान ने ये जगह संभाली हुई थी। अब दोनों ही टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम अभी तक कोई एक मुस्तनद ओपनिंग जोड़ी तैयार नहीं कर सके हैं। हमने ये आइडियल जोड़ी बना ली थी अपने जहनों में कि सैम अयूब और फ़खर ज़मान की हमारी ओपनिंग टी20 जोड़ी होगी, जो कि आकिब जावेद भी 12 टीवी प्रोग्रामों में कह चुके थे, बाकी सिलेक्टर्स भी कह चुके थे। अब ये दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान को दस्तयाब ज़रूर हैं, लेकिन सवालात हैं। लेकिन दोनों को 1 से 2 बार ही ओपनर एक साथ भेजा गया, लेकिन तजर्बा नाकाम रहा। उसके अलावा मोहम्मद हारिस, जिन्हें पावर प्ले का हिटर बैट्समैन कहा जाता है, यही कहा जाता है कि मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करने की वजह यही है कि मोहम्मद हारिस पावर प्ले में ज़्यादा अच्छे स्कोरिंग रेट से रन्स कर सकते हैं। तो यही वो चीज़ें थीं जिनके बारे में मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को काफ़ी चीज़ें अभी सीखनी है, अभी वक्त के ऊपर चीज़ें छोड़नी हैं और वक्त साबित करेगा कि सिलेक्टर का ये फ़ैसला कितना सही है। फ़खर ज़मान पाकिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल मैचेस में बुरी तरह फेल होने के बाद बिलाखिर 2020 के एंड पर अपनी पोजीशन चेंज करने पर मजबूर हुए थे, क्योंकि लगातार 18 इनिंग्स में उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 109 के इर्द गिर्द था, जबकि बाबर आज़म, जिन्हें हम स्लो बैट्समैन कहते हैं, वो 130 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से खेलते थे। उसके बाद फ़खर ज़मान को तीसरे नंबर पर भेजा गया, फिर चौथे नंबर पर फ़खर ज़मान ने ख़ुद को एडजस्ट किया। उसकी वजह यह है कि मिडल ओवर्स में अमूमन वो बॉलर्स होते हैं जो कि स्पिनर्स होते हैं या पार्ट टाइमर्स होते हैं। इसका भरपूर फ़ायदा फ़खर ज़मान ने उठाया हुआ है और यही वो चीज़ है जो मुझे लगता है कि सिलेक्टर को समझने की ज़रूरत है। वनडे फॉर्मेट में तकनीक अलग होती है, आपके पास टाइम होता है, आप ज़्यादा प्रेशर में नहीं होते। टी20 फॉर्मेट में हर डॉट बॉल आपके ऊपर प्रेशर डालती है और इसी वजह से मुझे लगता है कि फ़खर ज़मान को टॉप ऑर्डर में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर बात करते हैं फ़खर ज़मान की, जो उनकी आखिरी 18 टी20 इंटरनेशनल इनिंग्स हैं, जो कि टॉप 3 पोजीशन पर खेली हैं, यानी कि या तो ओपनर या फिर तीसरे नंबर पर। दिसंबर 2021 से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ से अब तक वो 18 इनिंग्स खेल चुके हैं टॉप 3 पर, और इनमें से 3 बार एज ए ओपनर है और 15 इनिंग्स उन्होंने तीसरे नंबर पर खेली हैं। इन 18 इनिंग्स में वो सिर्फ एक 50 कर सके हैं, सिर्फ एक 50। बाकी जो 17 इनिंग्स हैं उनमें वो मजमूई तौर पर सिर्फ 2 बार 40 रन की हद पार कर सके और 14 बार 20 या उससे कम स्कोर पर आउट हुए। हत्ता कि 12 बार उनका स्कोर 15 रन से आगे नहीं बढ़ सका। 18 में से 12 इनिंग्स में वो 15 या उससे कम स्कोर पर आउट हुए हैं। ये उनकी कारकर्दगी रही है टॉप ऑर्डर में। और मजमूई तौर पर जो 19 मैचेस खेले हैं उनमें सिर्फ 7 छक्के लगा सके हैं और उनका स्ट्राइक रेट 112 रहा, एवरेज 16 की रही है। ये टॉप 3 पोजीशन की बात है गुज़श्ता मैच तक। और उसके अलावा अगर चौथे नंबर पर उनकी बात करें तो चौथे नंबर पर उन्होंने 27 की एवरेज के साथ रन्स किए हैं, 152 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन्स किए हैं और 3 50 भी बनाई हैं। चौथे नंबर पर वो ख़ुद को मनवाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है
कि एक खिलाड़ी जो कि मुसलसल एज ए ओपनर फेल हो रहा था, जब उसे नीचे भेजा गया तो यूनुस खान जैसा साबिक प्लेयर भी ये कह रहा था कि फ़खर जमान के साथ ज़्यादती हुई है, उसने कुर्बानी दी है। लेकिन कुर्बानी नहीं, दर हकीकत टॉप ऑर्डर में वो मुसलसल फेल हो रहे हैं। अब यही वो चीज़ जो हम पहले कहते रहे हैं अब दोबारा नुमायाँ होने लगी है। फ़खर जमान को टॉप ऑर्डर में परफॉर्म करना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ एक इनिंग्स 2 इनिंग्स की बात है, गुज़श्ता 4 सालों से वो टॉप 3 पोजीशन पर फेल हो रहे हैं। उसके बाद अगला जो सवाल है कि अगर फ़खर जमान नीचे जाते हैं अपने ओरिजिनल चौथे नंबर पर जहां पर वो ज़्यादा रन्स कर रहे थे, तो फिर मोहम्मद हारिस बासानी तीसरे नंबर पर आ सकते हैं। और इस सूरत में सलमान अली आगा के लिए मुश्किल खड़ी होगी कि उनका बैटिंग आर्डर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा और सलमान अली आगा मैच फिनिशर नहीं है, इनिंग्स के आखिरी ओवर्स में उस तरह बैटिंग नहीं कर सकते जिस तरह के T20 फॉर्मेट में ज़रूरत होती है। ये वो सवाल आते हैं। उसके अलावा मोहम्मद हारिस के ऊपर भी सवाल है। मोहम्मद हारिस की अगर आप कारकर्दगी देख लें T20 फॉर्मेट में, ख़ास तौर पर अवे मैचेस में, उसके ऊपर सवाल है कि उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं जा रही है और उन्हें खुद को प्रूव करना है अगर टीम में जगह बरकरार रखनी है, क्योंकि एक कारकर्दगी होती है एवरेज लेवल की, उनकी कारकर्दगी एवरेज लेवल की भी नहीं है। अगर उनकी आप 13 आखिरी इनिंग्स देख लें जो अपने मुल्क से बाहर खेली हैं, उनमें उनकी एवरेज है 9 रन फी इनिंग्स और स्ट्राइक रेट है 100 रन फी 100 बॉल, यानी कि एक गेंद पर 1 रन। तो ये उनकी कारकर्दगी है जिन्हें हम पंच हिटर, इंटेंट, एग्रेसिव प्लेयर कहते हैं। मैं इस बात पर कायल हूँ कि वो एक दलेर खिलाड़ी है, वो हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन आपको रिजल्ट्स भी देने होते हैं। रिजल्ट्स के बगैर सिर्फ बैट घुमाना, तो आप किसी को भी खड़ा कर दें, उनको टास्क दें आपने बैट घुमाना है, बैट तो घुमाएगा वो, लेकिन मसला तकनीक का, टेम्परामेंट का है और जो क्रिकेटिंग अप्रोच है वो होनी चाहिए, गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि फ़िलहाल मोहम्मद हारिस को अभी साबित करना है। उसके बाद बॉलिंग की बात करते हैं। अगर हसन अली, जिसने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ गुज़श्ता सीरीज़ में आउट क्लास परफॉर्मेंस दी, उन्हें एशिया कप खिलाना है तो उन्हें अभी मैचेस भी देना पड़ेंगे ताकि वो साबित कर सकें कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उनकी जो कारकर्दगी थी वो महज एक फ्लूक नहीं थी, वो आगे भी पाकिस्तान के लिए काम आ सकते हैं। उसमें अब ये कि किसकी जगह आएंगे। ज़ाहिर है कि शाहीन शाह अफरीदी या हारिस रऊफ़ की जगह टीम कैप्टन भी नहीं चाहेगा, मैनेजमेंट भी नहीं चाहेगी। तो इस सूरत हाल में फ़हीम अशरफ सबसे आसान शिकार दिखाई देता है। एक तो ये कि PSL के बाद जैसे उनकी जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस रही है T20 इंटरनेशनल मैचेस में, उसने सिर्फ एक बार 15 से ज़्यादा रन्स किए हैं जब वो 50 करने में कामयाब रहते हैं बांग्लादेश के खिलाफ, और उसके अलावा सिर्फ किसी एक मैच में 2 विकेट हासिल किए हैं, वरना 1 विकेट या उससे भी कम। और इस अरसे में जो बाकी उनकी नाकामी है वो ज़्यादा रही है, ख़ास तौर पर बॉलिंग में। कभी वो बहुत ज़्यादा मार खाते हैं, जिस तरह गुज़श्ता मैच था 2 ओवर में 31 रन दे दिए। फिर लाहौर में बांग्लादेश के खिलाफ 10.25 के इकनॉमी रेट से 4 ओवर में 41 रन दिए। अलबत्ता बाकी मैचेस में उनकी बॉलिंग खासी बेहतर रही है, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर निकालेंगे किसको। मुझे लगता है कि अगर हसन अली को मौका देना है तो फ़िलहाल फ़हीम अशरफ ही बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनेगी उसमें साहबजादा फरहान और सैम अयूब ओपनिंग करेंगे, मोहम्मद हारिस तीसरे नंबर पर, फ़खर जमान चौथे नंबर पर, हसन नवाज़ पाँचवें, सलमान अली आगा छठे, मोहम्मद नवाज़ सातवें, फ़हीम अशरफ की जगह हसन अली आते हैं। तो यहाँ पर फिर बैटिंग आर्डर देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ज़ाहिर है कि शाहीन अफरीदी ऊपर आ जाएंगे, फिर हसन अली, उसके बाद जो बाकी 2 बॉलर्स हैं उनमें हारिस रऊफ़ और सुफियान मुकीम शामिल हैं। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनती है। मुझे लगता है कि कल सुबह पाकिस्तान टीम इसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में जाएगी और जाना भी चाहिए। इसके हवाले से आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।